बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आप सबको अपने इस चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। और आज हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए चैप्टर नंबर 7 से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैंने तैयार किए हैं और आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा ताकि कुछ पढ़ने का आउटपुट तो मिले। तो ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो है ये मिलियन हार्ले से रिलेटेड है। तो मैंने जो इम्पोर्टेंट समझे और वो इम्पोर्टेंट है भी, तो इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला क्वेश्चन, बायोलॉजिस्ट आइडेंटिफाइड अप्रॉक्सीमेटली डैश मिलियन ऑफ स्पीशीज। तो यहाँ पर 1.6 मिलियन ऑफ स्पीशीज क्या किए हैं, बायोलॉजिस्ट ने आइडेंटिफाई किए हैं 1.6 मिलियन स्पीशीज। तो इनमें से कितने एनिमल के स्पीशीज है और कितने प्लांट्स के हैं, तो यहाँ पर 1.2 हमारे साथ एनिमल के स्पीशीज है, बचे 0.4 तो वो हमारे साथ प्लांट के स्पीशीज है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ये जो स्पीशी है, ये जो स्पीशी सिम्बियोन पेंडोरा इज द मेंबर ऑफ न्यू फाइलम। तो उस फाइलम का नाम क्या है, वो हमारे साथ साइक्लोफोरा है। ठीक है, साइक्लोफोरा। साइक्लोफोरा आप बुक को रीड करके पढ़ सकते हो साइक्लोफोरा का स्पेलिंग। तो साइक्लोफोरा जो है वो न्यूली इंट्रोड्यूस स्पीशी है। ये तकरीबन 1995 में डिस्कवर हुआ था और ये जो इसकी डिस्कवरी ने एक फाइलम को जनरेट किया था जिसको हम साइक्लोस्फोरा कहते हैं। साइक्लोस्फोरा एक फाइलम है, ठीक है, और ये उसका स्पीशी है सिम्बियोन पेंडोरा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में, द फाइलम माइक्रोग्नेथोजोआ इज डिस्कवर्ड इन देश। कब डिस्कवर्ड हुआ था, तो मिलियन हार्ले के मुताबिक ये 2000 में डिस्कवर हुआ था। और जो माइक्रोग्नेथोजोआ और हमारे साथ जो साइक्लोफोरा दो फाइलम है, ये दो फाइलम ऐसे फाइलम है जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुए हैं। आजकल हम देखें तो स्पीशी लेवल तक हम चीज़ों को डिस्कवर करते हैं, इससे आगे डिस्कवर नहीं कर सकते, लेकिन ये दो फाइलम रिसेंटली डिस्कवर्ड हुए हैं। तो रिसेंटली डिस्कवर्ड फाइलम माइक्रोग्नेथोजोआ और साइक्लोफोरा। डैश इज द स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को हम क्या कहते हैं, आपको पता है फाइलोजेनी इज द इवोल्यूशनरी स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आप ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी करते हो तो उसको आप क्या कहते हो, फाइलोजेनी। मैं यहाँ पर टाइप क्यों नहीं कर रहा, ताकि आप खुद टाइप करें, अपने लिए नोट्स बनाए, तो ये बहुत बेहतर होगा। एक रिवीजन भी आपका होगा और एक कनेक्शन भी बना रहेगा, तो इसलिए मैं टाइप नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7, मॉडर्न टेक्सोनॉमी इज रूटेड इन द वर्क ऑफ डैश। तो जो मॉडर्न टेक्सोनॉमी है वो किस बंदे के काम पर बेस है, किसने इसके ऊपर काम किया था सबसे पहले, और मॉडर्न टेक्सोनॉमी उसके ऊपर बेस है। तो ये हमारे साथ कार्ल वॉन लाइन्स जो है, कार्ल वॉन लाइन्स जिसको हम कार्लस लिनियस भी कहते हैं, तो उसके वर्क के ऊपर टोटल टेक्सोनॉमी बेस्ड है। ठीक है, कार्ल वॉन लाइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, एनी ग्रुप ऑफ एनिमल that share a particular set of characteristic from an assemblage। एक ऑर्गेनिज्म है, वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कैरेक्टर को क्या करता है, शेयर करता है और एक असेंबलेज बनाता है, एक ग्रुप बनाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, टेक्सोन कहेंगे। ठीक है भाई, इसको हम टेक्सोन कहेंगे, टेक्सोन। तो
ज़ूलॉजिस्ट, अच्छा ज़ूलॉजिकल नेम ऑफ हाउस फ्लाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। मस्का डोमेस्टिका सबको पता होगा, कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है अब तक, इजी क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है। एनिमल्स अरेंज इन डैश टेक्सोनोमिक रैंक्स, तो एनिमल्स को हम कितने या ऑर्गेनिज्म को हम कितने टेक्सोनोमिक रैंक्स में अरेंज करते हैं, तो हमारे साथ 8 टेक्सोनोमिक रैंक्स है। फिर वो जो 8 टेक्सोनोमिक रैंक्स है वो हमारे साथ डोमेन हो गया, किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, ठीक है, इस तरीके से ऑर्डर, क्लास, इस तरीके से, ठीक है, फैमिली, ये सब जो है ये क्या है, ये एक रैंकिंग है। तो आपको अगर रैंकिंग के बारे में पता नहीं है तो आप एक नमूनिक से याद कर सकते हो। खान, PCO फॉर गपशप, खान, K फॉर किंगडम, P फॉर फाइलम, C फॉर क्लास, O फॉर ऑर्डर, ठीक है, F फॉर फैमिली, G फॉर जेनस, S फॉर स्पीशी। खान, PCO फॉर गपशप से आप याद रख सकते हो इस जो सीक्वेंस है, जो रैंकिंग है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, कार्ल वॉन लाइन्स अरेंज ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू देयर, किस कैरेक्टरिस्टिक के बिना पर कार्ल सैप ने या कार्लस लिनियस ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टराइज किया था या अरेंज किया था। तो ये हमारे साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स जो था उसको बेस रखते हुए कार्ल वॉन लाइन्स ने क्या किया था, कार्ल वॉन लाइन्स ने एनिमल को क्लासिफाई किया था। क्वेश्चन नंबर 12, फैमिली फेलिडाई हैज डैश स्पीशी, तो इसके कितने स्पीशी है, तकरीबन 36 स्पीशीज है, ठीक है, जो कैट फैमिली है। और यहाँ पर दूसरा हमारे साथ जो है फैमिली कैरेबिडाई, ये ग्राउंड बीटल है, उसका फैमिली है हैज 40,000 स्पीशी, इसके कितने स्पीशी है, 40,000 के करीब इसके स्पीशीज है। तो इसका कहने का मकसद ये है कि देखिए एक फैमिली छोटा भी हो सकता है और एक फैमिली ब्रॉड भी हो सकता है, कहाँ 40,000 और कहाँ 36। इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, फॉर एस्टेब्लिशिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स डैश कैरेक्टर आर मोर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, तो आप एक एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हो तो उसमें कौन से कैरेक्टर जो है वो इम्पोर्टेंट होंगे। दो किस्म के कैरेक्टर हमने पढ़े थे, एक एंसेस्टर कैरेक्टर और एक डिराइव कैरेक्टर। तो इनमें से जो इम्पोर्टेंट होगा भाई, उनमें से जो इम्पोर्टेंट होगा वो हमारे साथ क्या होगा, डिराइव कैरेक्टर होगा। डिराइव कैरेक्टर इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंशिएट करने के लिए। तो एंसेस्टर कैरेक्टर से डिराइव कैरेक्टर क्या होगा, इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ पर डिराइव कैरेक्टर आता है, यहाँ पर एंसेस्टर कैरेक्टर। फॉर एस्टेब्लिशिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप डिराइव कैरेक्टर आर मोर इम्पोर्टेंट देन एंसेस्टर कैरेक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 15, ऑर्डर ऑफ ह्यूमन इज प्राइमेट, ठीक है, ह्यूमन का जो ऑर्डर है वो प्राइमेट है। क्वेश्चन नंबर 16, इन बायोनोमियल द कैपिटल लेटर रिप्रेजेंट जीनस, किसको रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल लेटर, फर्स्ट वर्ड का कैपिटल लेटर जीनस। एंड द एपिथेट, एपिथेट्स मीन देखिए अगर हम कहे तो ये स्पीशी होता है। एपिथेट का मकसद क्या होता है, ये इंग्लिश का एक टर्म है। एपिथेट्स फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ साइरस द ग्रेट, जो साइरस है वो बंदे का नाम है, द ग्रेट जो है वो एपिथेट है, एपिथेट कह सकते हो। तो यहाँ पर स्पीशी, आपने एक ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर कर लिया, एक इंडिविजुअल को, तो यहाँ पर जीनस उसका वही होगा, लेकिन स्पीशी में आप कुछ या फ्रेंच, ठीक है, या ग्रीक, इटैलिक, ठीक है ना, इस तरीके के वर्ड से एसोसिएटेड आप क्या एपिथेट लगा सकते हो। अगर मैंने एक स्पीशी डिस्कवर किया, ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा, मैंने एक ह्यूमन की स्पीशी फॉर एग्जांपल डिस्कवर कर ली, तो मैं क्या कहूँगा, ह्यूमो ज़ाकिरलेंसिस, अपने नाम से एसोसिएट करते हुए ना कि ह्यूमन इसका जीनस से, जाकिर ने इसको डिस्कवर किया हुआ है, तो ज़ाकिरलेंसिस में उसे दे सकता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ प्रोजेनी मस्ट बी फ्रॉम इट्स मदर, तो इसके जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो किससे होगा, मदर से होगा। तो इसका कंसेप्ट ये है कि जो स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया होता है ड्यूरिंग
सेक्सुअल इंटरकोर्स वो क्या हो जाता है, वो हमारे साथ डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। उसमें जितनी एनर्जी स्टोर हुई होती है वो एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से, इसी रीज़न के वजह से ही क्या होता है, जो माँ का माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्रोजेनी में पाया जाता है। वी यूज राइबोसोमल आरएनए इन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल बिकॉज इट इज एंशियंट मॉलिक्यूल एंड चेंज स्लोली। हम देखिए आरएनए जो है, आरएनए को या राइबोसोमल आरएनए को इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप शो करने के लिए या एनिमल को क्लासिफाई करने के लिए स्टडी करते हैं। वो क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि यहाँ पर इवोल्यूशन चेंज होता है। जो चेंज है ना, सॉरी, जो चेंज है वो स्लोली होता है। तो राइबोसोमल आरएनए एक तो ये पुराना है, तो हम अगर तकरीबन प्री कैम्ब्रियन पीरियड से भी आगे जाए, ठीक है, तो वहाँ पर भी राइबोसोम हमें मिलेगा। तो ये एक एंशियंट मॉलिक्यूल है, ये हमें एक ब्रॉड स्पेस देता है चीज़ों को कंपेयर करने के लिए, इवोल्यूशनरी रिलेशन को शो करने के लिए एक ब्रॉड स्पेस देता है। ये एक एंशियंट मॉलिक्यूल है, ओल्ड मॉलिक्यूल है, ठीक है। और इसके बाद इसमें चेंज बहुत कम हुआ है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको लेकर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। इस में से क्या है, राइबोसोमल आरएनए को स्टडी करके हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे स्लोनेस है, तो द स्लोनेस ऑफ द चेंज इज कॉल्ड इवोल्यूशनरी कंजर्वेशन। ओहो, यहाँ पर कोई क्वेश्चन ही नहीं बचा, एक इन्फॉर्मेशन आप कह सकते हो। जो स्लोनेस ऑफ चेंजेस है उसे हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशनरी कंजर्वेशन कहते हैं। तो जो हमारे साथ राइबोसोमल आरएनए है वो इवोल्यूशनरी कंजर्व्ड है। क्वेश्चन नंबर 20, closely related organisms are like to have similar ribosomal RNA, ठीक है। यहाँ पर जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म होंगे उसका मकसद क्या होगा कि उनका राइबोसोमल आरएनए सेम होगा, लेकिन ये इतना इनकी सिमिलरिटीज और इनमें जो डिफरेंसेस बहुत क्या होते हैं, कम होते हैं। तो आपने बहुत माइक्रो लेवल पर इनकी स्टडी करनी होती है ताकि आप अच्छे तरीके से समझें। क्वेश्चन 21, डैश ऑफ द यूबैक्टीरिया lineage have species that are human pathogen। तो देखिए मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पर। देखिए ये हमारे साथ फॉर एग्जांपल ये प्रिमिटिव सेल था, तकरीबन ये 2.5 या 3.5 बिलियन साल पहले यहाँ पर एक प्रिमिटिव सेल था। तो इस प्रिमिटिव सेल से कुछ ऑर्गेनिज्म बने। ये जो ऑर्गेनिज्म बने ये हमारे साथ यूबैक्टीरिया है, ठीक है बेटा, यूकरिया नहीं, यूबैक्टीरिया। और ये जो दूसरा हमारे साथ ये लीनेज है, इस लीनेज में दो ऑर्गेनिज्म बने। ये हमारे साथ आर्किया है, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, ये आर्किया है और ये हमारे साथ क्या है, यूकरिया। तो ह्यूमन इवोल्यूशन में या इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में हम क्या कहते हैं कि प्रिमिटिव सेल से, ये हमारे साथ देखिए प्रिमिटिव सेल है, यहाँ पर प्रिमिटिव सेल है। इस प्रिमिटिव सेल से तकरीबन ये प्रिमिटिव सेल कब बना, ये हमारे साथ 2.5 या 3.5 बिलियन साल पहले बना। इससे 3 डोमेन अराइज हुए, एक तो हमारे साथ यूबैक्टीरिया और 2 जो हमारे साथ है, एक आर्किया एक यूकरिया। तो यहाँ पर जो यूबैक्टीरिया है इसके 70 लीनेज है। तो उन 70 लीनेज में से आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सा लीनेज जो है वो ह्यूमन को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, ह्यूमन पैथोजन है। तो यहाँ पर 7 लीनेज के स्पीशीज ह्यूमन को इम्पेक्ट करते हैं, ठीक है, ह्यूमन पैथोजन है। और इसके अलावा जितने भी है वो ह्यूमन पैथोजन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 22 हो गया है, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर
22 की तरह आते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको कंसेप्ट समझा ही दिया है, कुछ डिफ़िकल्टीज है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है, क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, द राइबोसोमल आरएनए हैज डैश ब्रांच। तो मैंने आपको बताया राइबोसोमल आरएनए के कितने ब्रांच है। अभी आप ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना चाहते हो और राइबोसोम को आपने लिया, लैब में उसको टेस्ट किया, तो आप होते हुए तकरीबन पूरे ऑर्गेनिज्म के राइबोसोम को आपने स्टडी किया। स्टडी करने के बाद आप कहते हो कि भाई अभी कितने लीनेज है इसके, ठीक है, कितने ब्रांचेस है। तो 3 ब्रांचेस है, मैंने आपको बताया 3 ब्रांचेस बेसिकली है। तो 2 ब्रांचेस, एक यूबैक्टीरिया और एक आर्किया का, ठीक है। तो 2 ब्रांचेस है, देखिए 2 ब्रांचेस, ये हमारे साथ यूबैक्टीरिया और ये हमारे साथ आर्किया। तो आर्किया से फिर क्या हुआ है, लिविंग हमारा जो ह्यूमन है यूकरिया डोमेन आर्किया से निकला हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या है, जब आप राइबोसोमल आरएनए को स्टडी करते हो तो हमारे साथ कितने ब्रांच होते हैं, 2 ब्रांच होते हैं, 2 ब्रांच। ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, इनको समझना बहुत लाजमी है। इसके बाद डोमेन इज मोर रिलेटेड टू डोमेन यूकरिया। कौन सा डोमेन, यूबैक्टीरिया या आर्किया, इन दोनों में से कौन सा डोमेन हमारे साथ जो यूकरिया डोमेन है उसके साथ क्लोज रिलेटेड है। तो ये हमारे साथ आर्किया है। आर्किया ह्यूमन के साथ क्लोज रिलेटेड है, ठीक है, ह्यूमन नहीं यूकरिया के साथ। तो इसके बाद आर्किया इज डिफरेंट फ्रॉम यूबैक्टीरिया। तो जो आर्किया है वो किससे डिफरेंट है, यूबैक्टीरिया से वो क्या है, डिफरेंट है। तो किस बेस पे मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन सबसे जो प्रोमिनेंट फीचर है वो सेल वॉल है। आर्किया और यूबैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। तो आर्किया और यूबैक्टीरिया एक दूसरे से किस कैरेक्टर के बेस पर डिफरेंट है, तो उनके सेल वॉल के बेस पर ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 25, वर्टिकल जीन ट्रांसफर अकर बिटवीन डैश एंड डैश। तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अगर जीन ट्रांसफर होता है उसे हम वर्टिकल जीन ट्रांसफर कहते हैं। ये एक जनरेशन, ये दूसरा जनरेशन, अगर यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, जीन ट्रांसफर हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल जीन ट्रांसफर कहते हैं। सॉरी, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, बिल्कुल वर्टिकल जीन ट्रांसफर कहते हैं। और हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर किस और किस चीज़ के बीच में होता है, तो यहाँ पर स्पीशी एंड स्पीशी के बीच में। देखिए एक स्पीशी ये है और दूसरा स्पीशी ये है, तो इन दोनों स्पीशी के बीच में क्या होता है, जीन ट्रांसफर होता है। जीन ट्रांसफर का मकसद क्या है, देखे इवोल्यूशन, ठीक है, इवोल्यूशन किस तरीके से होगा, तो इन दोनों के बीच में जीन ट्रांसफर होगा। जीन ट्रांसफर होने की वजह से ये एक दूसरे डाइवर्ज करेंगे, डाइवर्ज करने के बाद एक स्पीशी और उसके सब स्पीशी बनेंगे, ठीक है। तो जीन ट्रांसफर 2 किस्म के होते हैं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ठीक है। ये हमारे साथ वर्टिकली हो गया और ये हमारे साथ हॉरिजॉन्टली में स्पीशी टू स्पीशी होता है, वर्टिकल में जीन टू जीन होता है। क्वेश्चन नंबर 28, डोमेन यूकरिया हैज किंगडम नेमली प्लांटिया, एनिमिलिया एंड फंगी। ये 3 क्या है, किंगडम है यूकरिया के अंडर, वो हमारे साथ प्लांटी, एनिमिलिया एंड फंगी, सही है। तो इसके बाद अगर हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू ही रखें तो यहाँ पर एक विलन का इंट्रोडक्शन होता है। विलन का इंट्रोडक्शन हमने कहा 3 किंगडम है, लेकिन यहाँ पर एक विलन का इंट्रोडक्शन होता है और वो विलन क्या है, क्रिप्टोमाइकोटा। ये फंगस की तरह क्या है, एक इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, आप कह सकते हो, एनिमल भी ऑर्गेनिज्म कह सकते हो। तो ये क्या है, इसको न्यूली डिस्कवर किया गया है और इसको यूकरिया का ब्रांच माना जाता है, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30,
किंगडम प्रोटेस्टा हैज डे सुपर ग्रुप्स। किंगडम प्रोटेस्टा के कितने सुपर ग्रुप्स है? 6 सुपर ग्रुप है भाई। और ये कहते हैं कि इन 6 सुपर ग्रुप से फर्दर हम क्या हुए हैं? इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किंगडम प्रोटेस्टा के 6 सुपर ग्रुप से, और 6 सुपर ग्रुप जो है उनमें अगर मैं नाम लूँ एक्सकेवेटा, ठीक है, राइजेरिया, उमेबोजोवा, ये तकरीबन 6 इस तरीके के क्लास क्या है सुपर ग्रुप है। एंड आई encourage you to visit the Million Harley book and read them out in chapter number 8. I will discuss them with you in the next chapter, so stay tuned and stay with us. A monophyletic group include most recent ancestor and all its descendants. तो जो मोनोफाइलेटिक क्या होता है हमारे साथ ग्रुप होता है, उनमें क्या क्या चीज इंक्लूड मोस्ट रीसेंट एंसेस्टर, ठीक है, मोस्ट रीसेंट एंसेस्टर एंड आर इट्स डिसेंडेंट। तो मोनोफाइलेटिक में हम क्या इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? इंक्लूड मोस्ट रीसेंट एंसेस्टर स्पीशी एंड आल इट्स डिसेंडेंट, ये हमारे साथ मोनोफाइलेटिक है। मोनोफाइलेटिक टर्म हमने डिस्कस किया हुआ है, फिर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मोनोफाइलेटिक ये एक ग्रुप होता है विच इंक्लूड मोस्ट रिसेंट एंसेस्ट्रल स्पीशी एंड इट्स डिसेंडेंट। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये हमारे साथ क्या है, मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कंसेप्ट बहुत लाजिमी चीज़ है, कंसेप्ट को समझे। देखिए यहाँ पर ये एक लिनेज है और ये इसके डिसेंडेंट्स है, ठीक है। और ये सब डिसेंडेंट्स अगर प्रेजेंट है, इस लिनेज के सारे डिसेंडेंट अगर प्रेजेंट है, ठीक है, ये उसका दूसरा लिनेज है, तो ये सारे डिसेंडेंट अगर प्रेजेंट है, रिसेंट इंडिविजुअल स्पीशी, ठीक है, एंसेस्टर स्पीशी, रिसेंट इंडिविजुअल एंसेस्टर स्पीशी के साथ जितने भी एंसेस्टर, ठीक है, प्रेजेंट है या डिसेंडेंट प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या कहते हैं? मोनोफाइलेटिक कहते हैं। तो इसको समझने के लिए आप चैप्टर नंबर 7 को विजिट करें, मिलियन हार्ले। फिर भी अगर कोई डाउट्स हो, समझ नहीं आई, तो पर्सनली मैं आपसे कांटेक्ट करके आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। आप मुझे क्या कर सकते हो, जीमेल कर सकते हो, ठीक है, या ईमेल कर सकते हो। मेरे इसी यूट्यूब चैनल में मैंने मेंशन किया हुआ है अपनी जीमेल एड्रेस, आप मुझे ईमेल या जीमेल कर सकते हो, तो ताकि मैं आपको हेल्प करूं। क्वेश्चन नंबर 32, polyphyletic group do not contain most recent common ancestor of all member of the group। तो जो पॉलीफाइलेटिक है, यहां पर कॉमन एंसेस्टर का पता नहीं होगा, ठीक है। मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर, ठीक है, यहां पर मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर का पता नहीं होगा और उसके सारे डिसेंडेंट भी डिस्कवर्ड नहीं हुए होंगे। तो जब मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर का पता नहीं होगा तो डिसेंडेंट किस तरह कंप्लीट हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो, आप कहते हो कि देखिए वर्टिब्रल कॉलम जो है, वर्टिब्रल कॉलम वर्टिब्रेट में है, और वर्टिब्रल कॉलम के साथ जो नोटोकॉर्ड है वो हमारे साथ सेफेलोकॉर्डेट में है। तो ये वर्टिब्रल कॉलम जो है ये क्या है, वर्टिब्रेट में प्रेजेंट है, और नोटोकॉर्ड जो है सारे कॉर्डेट में प्रेजेंट है। तो इस तरीके से कोई एक कैरेक्टर इस तरह होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर इनवर्टिब्रेट में पाया जाता है, ठीक है। एग्जांपल अगर हम लेना तो नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर इनवर्टिब्रेट में पाया जाता है, और आपको ये बात क्लियर नहीं हो रहा है कि जो वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट है, इन दोनों का एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर कौन हो सकता है।
जब इस बात पे आप कंफ्यूज होते हो तो आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के या एनिमल के ग्रुप को कौन से कैटेगरी में रखते हो? पॉलीफाइलेटिक ग्रुप में रखते हो। ठीक है, पॉलीफाइलेटिक ग्रुप में रखते हो। इस तरीके से पैराफाइलेटिक ग्रुप क्या होता है? पैराफाइलेटिक ग्रुप ये भी एक ग्रुप होता है और इस ग्रुप में क्या होते हैं? अ ग्रुप कंटेन सम बट नॉट ऑल डिसेंडेंट्स ऑफ रीसेंट कॉमन स्पीशीज। तो जो रीसेंट कॉमन स्पीशीज है उसके सारे डिसेंडेंट उसे नहीं मिलते। ठीक है, ये रीसेंट कॉमन स्पीशीज के बजाय ये इंसेस्टर होगा तो अच्छा होगा। ठीक है, तो अ ग्रुप, अ पैराफाइलेटिक ग्रुप कंटेन सम बट नॉट ऑल डिसेंडेंट ऑफ रीसेंट कॉमन एंसेस्ट्रल स्पीशीज होगा तो ये अच्छा होगा, कॉमन एंसेस्ट्रल स्पीशीज। तो देखिए ये क्या कहना चाहता है, मैंने ये डिस्क्राइब किया हुआ है, ये लिनेज है। ठीक है, ये इसका एक डिसेंडेंट, दूसरा डिसेंडेंट, तीसरा डिसेंडेंट, और यहाँ पर ये चौथा डिसेंडेंट और ये पांचवा डिसेंडेंट और ये छठा डिसेंडेंट। अगर मैं कहूँ 1, 2, 3 और 4 मुझे मिल गए हैं। ठीक है, इनके फॉसिल रिकॉर्ड मुझे मिल गए हैं और इनके जो रीसेंट स्पीशीज है वो भी मुझे मिल गए हैं, लेकिन 5 और 6 जो है वो मुझे नहीं मिले। 5 और 6 मुझे नहीं मिले तो मैं ऐसे ग्रुप को क्या कर सकता हूँ? पैराफाइलेटिक लिनेज में रख सकता हूँ या पैराफाइलेटिक ग्रुप में रख सकता हूँ। फिर उसके बाद कैरेक्टर मस्ट हैव बेस्ड, अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक मस्ट हैव बेसिस। तो जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, कैरेक्टर एक ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर होता है वो किस बेस पे होता है, उसका यूनिट क्या होता है? तो आपको पता है एक हमारे साथ जीनोटाइप होता है, एक फिनोटाइप। तो फिनोटाइप को ही हम कैरेक्टर कहते हैं और फिनोटाइप का यूनिट क्या होता है, बेस क्या होता है? जीन। तो कैरेक्टर मस्ट हैव जेनेटिक बेसिस। ठीक है, कैरेक्टर मस्ट हैव जेनेटिक बेसिस। क्वेश्चन नंबर 35, होमोलॉगस कैरेक्टर, होमोलॉगस कैरेक्टर्स, ये जो होमोलॉगस कैरेक्टर है आर कैरेक्टर फ्रॉम डैश एंसेस्टर। जो होमोलॉगस कैरेक्टर है वो कौन से एंसेस्टर से होंगे? वो डिराइव्ड एंसेस्टर से होंगे, सॉरी, या डाइवर्जेंट एंसेस्टर से होंगे, या हमारे साथ कॉमन एंसेस्टर से होंगे? तो यहाँ पर कॉमन एंसेस्टर के जो ऑर्गन है उनको हम क्या कहते हैं? होमोलॉगस कैरेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा जो हाथ है या वर्टिब्रेट का जो लेग्स है, वर्टिब्रेट के लेग्स है वो बर्ड के विंग के साथ किस तरीके से एसोसिएट है? तो दोनों का ओरिजिन सेम है। दोनों एक दूसरे से डिफरेंट क्यों हैं? क्योंकि वहां पर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ है, इसलिए एक दूसरे से डिफरेंट है। तो देखिए यहाँ पर कॉमन एंसेस्टर के जो कैरेक्टर है उनको हम होमोलॉगस कैरेक्टर कहते हैं। तो बर्ड का विंग और ह्यूमन के लेग इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, या जितने भी वर्टिब्रेट है उनके लेग्स और बर्ड के विंग क्या है? एग्जाम्पल है। तो इसका एग्जाम्पल लेग ऑफ मैमल्स एंड विंग्स ऑफ बर्ड हैव सेम ओरिजिन। तो इन दोनों का सेम ओरिजिन है। तो इससे मकसद क्या है कि ये हमारे साथ होमोलॉगस कैरेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 37, जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन रिजल्ट इन डैश। तो जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है वो किस चीज में रिजल्ट आपको शो करेगा? तो वो हमें क्या देगा? होमोलॉगीज देगा। होमोलॉगीज मीन कि ऑर्गेनिज्म के वो ऑर्गन जिनका ओरिजिन तो सेम जगह से है, ओरिजिन सेम जगह से है लेकिन ऑर्गन एक दूसरे से डिफरेंट है। समझ नहीं आई? चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए मैंने आपको बताया हमारा जो लेग है, मतलब वर्टिब्रेट का जितने भी वर्टिब्रेट है, रिप्टाइल हो गए, एम्फीबियन हो गए, बर्ड हो गए, मैमल हो गए, ठीक है, इनके लेग्स है। तो इन लेग्स को आप क्या करते हो? कंपेयर करते हो बर्ड के विंग के साथ।
देखिए लेग्स और विंग में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, लेकिन अगर आप साइंटिफिकली देखो तो ये हमारे साथ होमोलोगस ऑर्गन है और ये एक जगह से है क्या हुए हैं, एराइज हुए हैं, इनका ओरिजिन सेम है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये सिमिलर है, लेकिन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से ये एक दूसरे से डिफरेंट हो गए। तो ऐसे ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, ऐसे ऑर्गन को हम होमोलोगस कैरेक्टर कहते हैं या होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं या इनको होमोलोगस कहते हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ अगर हम फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की तरह आए, डैश कैरेक्टर आर कैरेक्टर फ्रॉम डिफरेंट एंसेस्टर। तो डिफरेंट एंसेस्टर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है और उनके ऊपर सेम इवोल्यूशनरी या सेम सिलेक्शन प्रेशर एक्ट कर रहा है, तो ऐसे कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं, ऐसे कैरेक्टर को हम एनालॉगस कहते हैं या एनालॉगस कैरेक्टर जो है वो क्या होते हैं, डिफरेंट एंसेस्टर के सेम कैरेक्टर होते हैं। मिसाल के तौर पर बर्ड्स के जो विंग्स है, बर्ड्स के विंग्स और इंसेक्ट के विंग्स, ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल है, एनालॉगस कैरेक्टर के एग्जाम्पल है। तो एनालॉगस कैरेक्टर किस वजह से होता है, जब भी यहाँ पर अगर सिलेक्शन प्रेशर सेम हो, एक ऑर्गेनिज्म है वो यहाँ पर रह रहा है, लेकिन क्या हुआ, इस इन्वायरमेंट में पानी ख़त्म हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है भाई ये ऑर्गेनिज्म पानी से किधर जाएगा, खुश्की की तरह जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर एक ये ऑर्गेनिज्म तो नहीं है, हज़ारों किस्म के ऑर्गेनिज्म है, तो ये सारे ऑर्गेनिज्म पानी की तरह जाने की कोशिश करेंगे और इनमें से वो कामयाब होंगे जो पानी की तरह जाने के लिए सही रास्ता इख्तियार करेंगे, ये कामयाब होंगे। जब ये कामयाब होंगे, ये सर्वाइव करेंगे, तो जो एडाप्टेशन ये अपने अंदर लाएगा, वो एडाप्टेशन ये ऑर्गेनिज्म भी या ये एनिमल भी अपने अंदर लाएगा। ठीक है, तो इवोल्व होंगे दोनों सेम सिलेक्शन प्रेशर में, तो इनमें क्या होगी, एनालॉगस होंगे। तो एनालॉगस वो ऑर्गन है जिनका ओरिजिन तो डिफरेंट होता है, लेकिन उनका जो फंक्शन होता है और स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है और सेम होता है। ठीक है, तो एनालॉगस किसके रिजल्ट है, तो जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है उसका जो रिजल्ट है उसे हम क्या कहते हैं, एनालॉगस कैरेक्टर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद होमोप्लाजी आर डैश रिजेम्बलेंस। तो ये हमारे साथ एनालॉगस रिजेम्बलेंस को हम होमोप्लाजी कहते हैं। होमोप्लाजी और होमोलॉगस दो डिफरेंट टर्म हैं। ठीक है, होमोप्लाजी वो ऑर्गन्स जिनका ओरिजिन तो डिफरेंट है लेकिन फंक्शन और स्ट्रक्चर सेम है। होमोलॉगस वो ऑर्गन जिनका ओरिजिन डिफरेंट है लेकिन कैरेक्टर जो है, जिनका ओरिजिन सेम है लेकिन कैरेक्टर डिफरेंट है। होमोप्लाज्मी नहीं भाई, होमोप्लाज्मी एक अलग टर्म है, मैं डिस्कस करूंगा अभी। ठीक है, होमोप्लाजी में ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन यहाँ पर डिफरेंट होता है, ओरिजिन डिफरेंट होता है और जो फंक्शन और स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है किसी ऑर्गन का, जिस तरह बर्ड्स, ठीक है, और इंसेक्ट के विंग्स। दूसरी बात होमोलॉगस में ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन सेम होता है लेकिन फंक्शन डिफरेंट होता है। अगर मिसाल दूँ तो हमारे साथ जो बर्ड्स वर्टिब्रेट्स के जो लेग्स है और बर्ड्स के विंग है, ये हमारे साथ होमोलॉगस है। तो होमोलॉगस और होमोप्लाजी में डिफरेंट क्या है, समझ गए होंगे। होमोप्लाज्मी एक अपने लिए अलग टर्म है। होमोप्लाज्मी हम किसे कहते हैं, जब आप ऑर्गेनिज्म के डीएनए
मतलब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को स्टडी करते हो और आप देखते हो कि वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एक दूसरे से एसोसिएट है, एक दूसरे के करीब है, एक दूसरे के सिमिलर है, तो उस डीएनए को या उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को आप होमोप्लाज्मी कहते हो, होमोप्लाज्मी, ठीक है। इसके बाद वी यूज होमोलॉगस इंडेक्स। होमोलॉगस हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म या एनिमल को क्लासिफाई करने के लिए हम होमोलॉगस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, होमोलॉगस का इस्तेमाल करते हैं। गोल ऑफ क्लेडिस्ट टू जनरेट जीनोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन डैश ग्रुप। अच्छा देखिए, ये जो क्लेडिस्ट आप ड्रा करते हो ना, क्लेडिस्टिक्स या ट्री फार्म में जो आप लीनेज को शो करते हो, जीनोलॉजी या पेडिग्री आप शो करते हो, तो उसमें क्या होता है, जो इसका गोल जो है वो क्लेडिस्टिक्स आप बनाते हो या क्लेडोग्राम बनाते हो, या आप किसी फैमिली की पेडिग्री करते हो या किसी ऑर्गेनिज्म की जीनियोलॉजी करते हो, तो उसका गोल क्या होता है, उसका एक ही गोल होता है, ठीक है, कि वो रिलेशन शो करे। तो वो रिलेशनशिप किस चीज़ों के बारे में शो करेगा, जो मोनोफाइलेटिक ग्रुप होंगे उनके बीच में वो रिलेशन शो करेगा, ठीक है। मोनोफाइलेटिक जो ग्रुप होंगे उनके बीच में ये क्लेडिस्ट रिलेशन शो करेगा, ठीक है। इसके बाद प्लेजियोमॉर्फीज आर दोज कैरेक्टर दैट आर ओल्ड एंड रिटेन फ्रॉम डैश। जो प्लेजियोमॉर्फीज है वो हमारे साथ ओल्ड कैरेक्टरिस्टिक है और रिटेन इन डैश, तो कौन से इंसेस्टर में वो मौजूद होंगे, तो जो हमारे साथ कॉमन इंसेस्टर होगा, कॉमन इंसेस्टर में ये रिटेन होंगे, ठीक है। प्लेजियोमॉर्फी कॉमन इंसेस्टर में रिटेन होंगे, तो प्लेजियोमॉर्फी और सिनप्लेजियोमॉर्फी ये टर्म इस लेक्चर के एंड में मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ पर मैंने यहाँ पर मैंने इनको रखा हुआ है ताकि मैं आपसे फिर डिस्कस करूं, तो हमारे साथ बने रहिए इन चीज़ों को समझने के लिए, कंसेप्ट को समझने के लिए, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह इस चैप्टर के एंड में डिस्कस करूंगा कि जो हमारे साथ प्लेजियोमॉर्फी है, ठीक है, और सिम्प्लेजियोमॉर्फी है या एपोमॉर्फी है, वो क्या है। तो प्लेजियोमॉर्फी दोज कैरेक्टर दैट आर ओल्ड एंड रिटेन। देखिए, जो वो कैरेक्टर जो ओल्ड है और रिटेन कर जाते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे साथ जो नोटोकॉट और फ्रिंजियल गिल स्लिट्स जो कॉर्डेट के कैरेक्टरिस्टिक है, 4 कैरेक्टरिस्टिक में से 2 कैरेक्टरिस्टिक वो क्या है, वो सारे कॉर्डेट में पाए जाते हैं, तो इनको हम क्या कंसिडर करते हैं, प्लेजियोमॉर्फी कंसिडर करते हैं इन कैरेक्टर को, ठीक है। तो ये कॉमन एंसेस्ट्री शो करते हैं, कॉमन एंसेस्ट्री शो करते हैं प्लेजियोमॉर्फीज, कॉमन एंसेस्ट्री शो करेंगे, दे विल शो द कॉमन एंसेस्ट्री, दे विल हेल्प टू पॉइंट आउट द कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। प्लेजियोमॉर्फी, सिनप्लेजियोमॉर्फी, तो देखिए एंसेस्टर कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पे देखिए एंसेस्टर कैरेक्टरिस्टिक स्टेट इज आल्सो नोन एज प्लेजियोमॉर्फी। जो एंसेस्टर कैरेक्टरिस्टिक स्टेट होंगे, एंसेस्टर से जो अराइज होंगे, तो उन कैरेक्टर को हम क्या कहेंगे, प्लेजियोमॉर्फी कहेंगे, मैंने आपको बता दिया है। और इसके बाद सिनप्लेजियोमॉर्फीज, तो सिनप्लेजियोमॉर्फीज ये बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक का मजमुआ होता है और वो बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक बहुत से ऑर्गेनिज्म में है, और वो शो करते हैं कि इन दोनों का या इन तीनों का एक क्या है, रिलेशन है एक ही एंसेस्टर के साथ। फॉर एग्जांपल देखिए, ये हमारे साथ सेफेलोकॉर्डेट है और ये हमारे साथ वर्टिब्रेट है, ठीक है। तो वर्टिब्रेट और सेफेलोकॉर्डेट में क्या कैरेक्टर सेम है, नोटोकॉट और फेरेंजियल गिल स्लिट्स। आप ये कह सकते हो नोटोकॉट और फेरेंजियल गिल स्लिट्स हमारे साथ क्या है, एंसेस्टर कैरेक्टर है, या हमारे साथ ये सिम्प्लेजियोमॉर्फीज है, सिम्प्लेजियोमॉर्फीज है, ठीक है। इसके बाद एपोमॉर्फीज, एपोमॉर्फीज क्या होते हैं, आर यहाँ पर देखिए एपोमॉर्फीज आर कैरेक्टर अराइज सिंस डैश
एंसेस्ट्री विद इन द आउट ग्रुप। तो जो आउट ग्रुप में एक कैरेक्टर अराइज होगा उस कैरेक्टर को हम क्या कहेंगे, सिनप्लेजियोमॉर्फी कहेंगे। ठीक है, सॉरी सिनप्लेजियोमॉर्फी नहीं, एपोमॉर्फी कहेंगे। तो वो एपोमॉर्फी कौन से एंसेस्टर में अराइज होगा, तो जो डाइवर्जेंट एंसेस्टर है उसमें क्या होगा, एपोमॉर्फीज अराइज होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर वर्टिब्रेट, ये हमारे साथ सेफेलोकॉर्डेट, ठीक है, ये हमारे साथ सेफेलोकॉर्डेट, ये हमारे साथ वर्टिब्रेट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंट क्या है, दोनों में तो नोटोकॉट है, चलो भाई ये तो ठीक है, इन दोनों में नोटोकॉट प्रेजेंट है, लेकिन डिफरेंट क्या है, डिफरेंट की अगर आप बात करना चाहो तो डिफरेंट सिंपली यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम जो है वो डिफरेंट है। तो वर्टिब्रल कॉलम क्या हुआ, ये हमारे साथ एपोमॉर्फी हो गया। ठीक है, ये हमारे साथ एपोमॉर्फी हो गया, समझ रहे हो मेरे बात को। यहाँ पर एपोमॉर्फी वर्टिब्रल कॉलम है क्योंकि ये सेफेलोकॉर्डेट को वर्टिब्रेट से डिफरेंशिएट करता है। इसके बाद एपोमॉर्फीज आर आल्सो कॉल्ड एज डैश कैरेक्टर स्टेट। तो इनको हम डिराइव्ड कैरेक्टर स्टेट भी कहते हैं क्योंकि जब डाइवर्जेंट हो रहा था, देखिए ये हमारे साथ एक एंसेस्ट्री है और यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हम नोट कहते हैं। जहाँ पर डाइवर्जेंट होता है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, नोट कहते हैं। इस नोट से दो लीनेज डाइवर्ज हुए, एक लीनेज वर्टिब्रेटा, दूसरा लीनेज सेफेलोकॉर्डेटा। तो वर्टिब्रेटा में वर्टिब्रल कॉलम, सेफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम क्या है, एक डाइवर्जेंट या डिराइव्ड स्टेट कैरेक्टर है, डिराइव्ड स्टेट कैरेक्टर है या डिराइव्ड कैरेक्टर स्टेट है। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम, समझ रहे हो। तो इसके बाद जो हमारे साथ है सिन एपोमॉर्फीज। ठीक है, सिन एपोमॉर्फीज आर डैश कैरेक्टर शेयर्ड बाय मेंबर ऑफ द ग्रुप। ठीक है, एक ग्रुप है उसके मेंबर जब कैरेक्टरिस्टिक शेयर करेंगे तो वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक होंगे, वो डिराइव्ड कैरेक्टरिस्टिक होंगे या डिराइव कैरेक्टर स्टेट होंगे, वो शेयर करेंगे तो उनको हम क्या कहेंगे, सिन एपोमॉर्फी कहेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये वर्टिब्रेट है, ये सेफेलोकॉर्डेट का लीनेज है। अच्छा, वर्टिब्रेट में वर्टिब्रल कॉलम है और ये वर्टिब्रल कॉलम हमने क्या कहा, ये एपोमॉर्फी है। भाई ये एपोमॉर्फी है लेकिन ये हमारे साथ सिन एपोमॉर्फी भी है। ठीक है, ये सिन एपोमॉर्फी भी है और ये हमारे साथ सिनप्लेजियोमॉर्फी भी है। अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा कि ये सिन एपोमॉर्फी किस लिए है, सिनप्लेजियोमॉर्फी किस लिए है, इस नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूंगा। देख, एक कैरेक्टर एक जगह पर वो सिनप्लेजियोमॉर्फी हो सकता है, दूसरी जगह पर वो सिन एपोमॉर्फी हो सकता है, एक जगह पर उसको हम प्लेजियोमॉर्फी कंसिडर कर सकते हैं, दूसरी जगह पर हम उसे एपोमॉर्फी कंसिडर कर सकते हैं। तो कंसेप्ट समझे भाई, अगर रटने की कोशिश की तो आप बिल्कुल ही एमसीक्यूज अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। इस लेक्चर के लास्ट में सारा कंसेप्ट आपको मैं देने वाला हूँ, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहे। अब तक आपने देख लिए है तो लास्ट तक लाजमी देखना। तो यहाँ पर जो है ट्री डायग्राम इज कॉल्ड, जो टी डायग्राम हम बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्लेडोग्राम कहते हैं। तो ये 50 क्वेश्चन थे और ये 50 क्वेश्चंस मेरे ख्याल से इनमें कोई डिफ़िकल्टीज नहीं होगी। तो आते हैं अपने कंसेप्ट की तरफ। ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट सब कुछ है भाई। अगर आपके साथ कंसेप्ट है तो आपके साथ कॉन्फिडेंट भी है, आपके साथ नॉलेज भी है, सब कुछ आपके साथ है। सब चीज़ें कंसेप्ट से रिलेटेड है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो इट्स मीन कि आप कॉम्पिटिटिव टेस्ट में क्वेश्चन क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को हल कर सकते हो। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कंफ्यूज होंगे, आप में कॉन्फिडेंट नहीं होगा। तो कंसेप्ट समझते हैं। देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि प्लेजियोमॉर्फी जो है ये हमारे साथ
एंसेस्टर कैरेक्टर स्टेट है। एंसेस्टर कैरेक्टर स्टेट मीन्स कि जो कॉमन एंसेस्टर है, जो कॉमन एंसेस्टर है उसमें कुछ कैरेक्टर होंगे और वो कैरेक्टर पूरे लीनेज, जितने भी लीनेजेस होंगे उनमें वो मौजूद होंगे। तो देखिए ये हमारे साथ ये कॉमन एंसेस्टर है और इसमें जो कैरेक्टर है नोटोकॉट और फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये हमारे साथ इसके प्लेजियोमॉर्फिक कैरेक्टर है। भाई क्यों कैरेक्टर है ये प्लेजियोमॉर्फिक कैरेक्टर, ये क्यों प्लेजियोमॉर्फिक कैरेक्टर है? कोई रीजन तो होगा, ये आसमान से टपक के तो नहीं आए कि ये प्लेजियोमॉर्फिक कैरेक्टर है, ये यार कोई रीजन तो होगा। और वो रीजन ये है कि ये जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स है और नोटोकॉट है, ये सारे कोडेट के, देखिए ये सारे कोडेट के मेंबर में या लिनेज में प्रेजेंट है। सेफेलोकोडेट में नोटोकॉट प्रेजेंट, फेरेंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट। लेम्प्रे में नोटोकॉट प्रेजेंट, फेरेंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट। इसके बाद शार्क्स में नोटोकॉट प्रेजेंट, फेरेंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट। उसके बाद पर्च एंड बोनी फिशेस में नोटोकॉट प्रेजेंट, फेरेंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट। लो फिन फिशेस में नोटोकॉट प्रेजेंट, फेरेंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट। टेट्रापोड में नोटोकॉट प्रेजेंट, फेरेंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट। अगर ये सब में मौजूद है तो देखिए ये हमारे साथ एंसेस्टर कैरेक्टर हो गया ना। हम इसको एंसेस्टर कैरेक्टर अपने आप से तो नहीं कहते, स्टडी किया है, स्टडी करने के बाद हमें ये मिला है इस ऑर्गेनिज्म के बीच में, सारे ऑर्गेनिज्म सारे मेंबर के बीच में ये कैरेक्टर मौजूद है, इसलिए ये एंसेस्टर कैरेक्टर है। तो प्लेजियोमॉर्फी एंसेस्टर कैरेक्टर स्टेट है क्योंकि ये सब में मौजूद है। अच्छा भाई समझ आ गया है, ये हमें समझ आ गया है, ठीक है। अभी थोड़ा खुश हो गए हो क्योंकि कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो गया। भाई अभी बहुत कुछ रहता है, अभी बहुत कुछ रहता है, कुछ क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिए ये एक एंसेस्टर है। मैंने कहा कि प्लेजियोमॉर्फिक कैरेक्टर दो कैरेक्टर थे, लेकिन यहाँ पर विलन का इंट्रोडक्शन होता है। विलन का इंट्रोडक्शन होता है। तो विलन क्या है? विलन यहाँ पर आप देखें, विलन वर्टिब्रेई, जो वर्टिब्रेई है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, ये अभी हमारे साथ विलन का काम करेगा। और विलन से मुराद, विलन से मकसद क्या? विलन से मकसद एपोमॉर्फी। देखिए ये ट्विस्ट लाएगा, ये जो हमारा कंसेप्ट है उसमें ट्विस्ट लाएगा और बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। किस तरह ट्विस्ट लाएगा? ये वर्टिब्रे जो है, वर्टिब्रे, अच्छा सेफेलोकोडेट में नहीं है भाई, लेम्प्रे में है, अच्छा ठीक है, शार्क्स में है, बहुत अच्छा, पर्च एंड बोनी फिशेस में है, एक्सीलेंट, अच्छा लोफिन फिशेस में है, एक्सीलेंट, टेट्रापोड में है, एक्सीलेंट। आहा क्या मजा ही आ गया, मजा ही आ गया भाई। देखिए किस तरीके से सेफेलोकोडेट में ये एब्सेंट है। जब सेफेलोकोडेट में एब्सेंट होगा तो हमें क्या पता चल गया कि यहाँ पर इन दोनों का ये एंसेस्टर सेम था, लेकिन ये हमारे साथ एक कैरेक्टर डिराइव्ड कैरेक्टर एराइज हुआ और वो कौन सा था? वर्टिब्रे। तो वर्टिब्रे हमारे साथ डिराइव एंसेस्टर कैरेक्टर हो गया कि नहीं? क्यों ये डिराइव एंसेस्टर कैरेक्टर है? क्योंकि जो एंसेस्टर में कैरेक्टरिस्टिक थे वो इसमें भी है, लेकिन उसके बाद जो एक कैरेक्टर है नोटोकॉट, वो किस में कन्वर्ट हो गया? अच्छा वर्टिब्रे में। तो ये डिराइव्ड कैरेक्टर हो गया ना, इसको हम क्या कहते हैं? डिराइव्ड एंसेस्टर कैरेक्टर कहते हैं या एपोमॉर्फीज कहते हैं। भाई मेरे स्टूडेंट तो काफ़ी क्या कहूँ इंटेलिजेंट है, चीज़ों को समझ रहे हैं, अभी तक मेरे ख्याल में कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन एक बात याद रखें, ये अगर वर्टिब्रे जो है ये हमारे साथ एपोमॉर्फीज अगर है तो ये प्लेजियोमॉर्फी भी हो सकता है या सिनप्लेजियोमॉर्फी भी हो सकता है। कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस वर्टिब्रे कॉलम में मुझे हेल्प किया कि मैं इन ग्रुप को, इस ग्रुप से, ये जो ग्रुप है इन सब ग्रुप को इस एक ग्रुप से मैं डिफरेंशिएट करूँ, इसमें मुझे हेल्प किया। लेकिन ये वर्टिब्रे जो है ये मुझे दूसरे तरीके से हेल्प कर सकता है। और वो किस तरीके से हेल्प कर सकता है कि मैं ये जो ग्रुप है, ये चार ग्रुप, इन चार ग्रुप को मैं क्या कहूँ,
मैं ये कहूँ कि ये सब सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि इनमें वर्टिब्रे है। अभी ये वर्टिब्रे क्या हुआ? ये मुझे बताए। तो ये हमारे साथ सिंप्लेजियोमॉर्फी हो गया भाई, क्योंकि इन सब में क्या मौजूद है? इन सब में वर्टिब्रे मौजूद है। तो ये हमारे साथ सिंप्लेजियोमॉर्फी हो गया कि नहीं? जब आप ये कहोगे टेट्रापोड, लोफिन फिशिस, शार्क्स, बोनी फिशिस और लेम्प्रे में वर्टिब्रे प्रेजेंट है, तो आप क्या कहना चाह रहे हो? आप ये कहना चाह रहे हो कि इनमें सिंप्लेजियोमॉर्फी है। वर्टिब्रे जो है वो सिंप्लेजियोमॉर्फी है इन 4 कैरेक्टर में। लेकिन अगर आप इस कैरेक्टर को, इस आउट ग्रुप को अगर स्टडी करना चाहो, इन दोनों के बीच रिलेशन जनरेट करना चाहो, तो फिर यहाँ पर ये क्या होगा? यहाँ पर इसका जो कैरेक्टर है वो क्या होगा? वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ये एपोमॉर्फी का काम करेगा। लेकिन जब आप दो चीजों को एसोसिएट करोगे, यहाँ पर ये सिनेपोमॉर्फी का काम करेगा। ये एक ही कैरेक्टर है, कभी ये एपोमॉर्फी हो जाता है और कभी सिनेपोमॉर्फी। तो हमारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज पेपर में इस तरीके से होते हैं, वो कंसेप्चुअल स्टडी नहीं करते, चीज़ों को रट लेते हैं, रटने के बाद वहाँ पर चले जाते हो और बस किस्सा तमाम। तो मैं आपको इंशाल्लाह हेल्प करूँगा कि आप कंसेप्चुअल स्टडी करो। अच्छा, इसके बाद सिन एपोमॉर्फी। यहाँ पर देखें, अभी सिन एपोमॉर्फी क्या हो सकता है? देखिए, सिन एपोमॉर्फी यहाँ पर ये पेयर्ड अपेंडेजिस में सर करता हूँ कि पेयर्ड अपेंडेजिस को लेता हूँ, ठीक है। ये जो पेयर्ड अपेंडेजिस है, ये पेयर्ड अपेंडेजिस देखिए यहाँ पर है, इसमें भी है। शार्क्स में पेयर अपेंडेजिस प्रेजेंट, बोनी फिशेस में पेयर अपेंडेजिस प्रेजेंट, लोफिन फिशेस में पेयर अपेंडेजिस प्रेजेंट, टेट्रापोड में पेयर अपेंडेजिस प्रेजेंट, सब में पेयर अपेंडेजिस प्रेजेंट। तो ये कौन सा कैरेक्टर हो गया भाई? ये हमारे साथ हो गया सिंप्लेजियोमॉर्फी होगा। वेल, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये अभी लेम्प्रे में प्रेजेंट नहीं है और मैं क्या करता हूँ, लेम्प्रे को कंपेयर करता हूँ इन ग्रुप के साथ, अभी मुझे बताएं ये अभी कौन सा कैरेक्टर है? ये पेयर अपेंडेजिस और जास जो है, ये अभी कौन सा कैरेक्टर है भाई? अभी ये हमारे साथ एपोमॉर्फिक कैरेक्टर है। किस तरीके से? मैंने आपको समझा दिया है। जब आप दो ग्रुप को एक कैरेक्टर के होने की वजह से कंपेयर करते हो और कहते हो कि ये दो ग्रुप में एक कैरेक्टर मौजूद है, तो उस वक्त वो कैरेक्टर क्या होगा? वो हमारे साथ सिंप्लेजियोमॉर्फी होगा भाई। और अगर आप एक कैरेक्टर को लेते हो और वो कैरेक्टर बहुत से ग्रुप में मौजूद होता है, लेकिन एक ग्रुप में मौजूद नहीं होता, और उस एक ग्रुप को हम क्या कहते हैं? आउट ग्रुप कहते हैं। जब एक आउट ग्रुप में एक कैरेक्टर नहीं होता और स्टडी ग्रुप में एक कैरेक्टर होता है, तो आप आउट ग्रुप और स्टडी ग्रुप को कंपेयर करके क्या कह सकते हो कि ये हमारे साथ ये कैरेक्टर जो है ये एपोमॉर्फी है। समझ रहे हो? ये जो डिराइव्ड कैरेक्टर है, यहाँ पर देखिए, ये जो डिराइव्ड कैरेक्टर है ये बास ऑर्गेनिज्म के लिए एपोमॉर्फी हो सकता है और बास ग्रुप के लिए ये हमारे साथ प्लेजियोमॉर्फी हो सकता है। ठीक है, समझ रहे हो? फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, पेयर्ड अपेंडेजेस हमारे साथ क्या है? ये हमारे साथ प्लेजियोमॉर्फिक कैरेक्टर है या सिंप्लेजियोमॉर्फिक कैरेक्टर है। किस किस के लिए? देखिए, ये शार्क्स में प्रेजेंट है, बोनी फिशेस में प्रेजेंट है, ठीक है, लोफिन फिशेस में प्रेजेंट है, और टेट्रापोड से मकसद रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल और एम्फीबियन, इनमें ये प्रेजेंट है। तो ये हमारे साथ क्या है? सिंप्लेजियोमॉर्फी है भाई। लेकिन ये हमारे साथ एपोमॉर्फी भी है। एपोमॉर्फी क्यों है? ठीक है, ये हमारे साथ एपोमॉर्फी भी है, ठीक है, ये नहीं, ये प्लेजियोमॉर्फी है। एपोमॉर्फी भी है, क्यों है भाई? ये हमारे साथ एपोमॉर्फी इसलिए है कि पेयर अपेंडेजेस और जास लैम्प्रेस में एब्सेंट होते हैं। एक्सीलेंट, आप समझ गए हो, आप समझ गए हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो अभी देखिए, हमें प्लेजियोमॉर्फी की समझ आ गई,
एपोमॉर्फी की समझ आ गई, सिनप्लेजियोमॉर्फी की समझ आ गई, लेकिन सिन एपोमॉर्फी की समझ नहीं आई। तो यहाँ पर देखें, अगर मैं कहूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि ये कैरेक्टर जो है पेयर अपेंडेजिस एक ही लौता कैरेक्टर तो नहीं है। जास एक लौता कैरेक्टर तो नहीं है कि ये हमारे साथ वर्टिब्रेट में सिर्फ जास है और सिर्फ पेयर अपेंडेजिस है, बाई लंग्स है, स्विम ब्लेंडर है और बहुत से कैरेक्टर है जो कि हमारे साथ सेफेलोकोडेट में एब्सेंट होते हैं या लेम्प्रे में हमारे साथ एब्सेंट है। तो देखिए वो बहुत से कैरेक्टर जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रुप में मौजूद हो और वो दूसरे ग्रुप में मौजूद ना हो, इस तरीके से अगर आप इन दो ग्रुप को एक कैरेक्टर के बेस पर या बहुत से कैरेक्टर के बेस पर एक दूसरे से एसोसिएट करो और वो कैरेक्टर बहुत ज़्यादा हो, तो उन कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं? सिन एपोमॉर्फीज कहते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो हमारा जो आज के लेक्चर का कंसेप्ट क्या था, आपको हेल्प करना कि आप कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझो और मुझे सपोर्ट करते रहिए, मेरे वीडियो को देखते रहिए और जो भी आपके डाउट्स हो आप बिला झिझक पूछ सकते हो, ज़ूलॉजी से रिलेटेड, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, इस्लामिक स्टडी हो गया, हिस्ट्री हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, ठीक है। इसके बाद तो पॉलिटिक्स, जहाँ से भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हो। जहाँ तक मेरा इल्म है, जहाँ तक मुझे अंडरस्टैंडिंग है, आई विल हेल्प यू, मैं आपको हेल्प करूँगा और मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपको हेल्प करूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।